ये सीट भी बेहद दिलचस्प बनने वाली है। मधुबनी विधानसभा की हम बात करेंगे, जहां पर फिलहाल राजद का कब्जा है। लेकिन क्या मधुबनी की ये सीट इस बार राजद के लिए राहें इतनी आसान करने वाला है, या फिर यहां पर के जो समीकरण बन रहे हैं इस बार क्या तीन कोण में मुकाबला होगा? क्या यहाँ पर AIMIM की भी नज़र है? इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। रंजन जी, अगर मधुबनी को देखें, मधुबनी में क्या नजर आ रहा है इस बार? यहाँ पर इस बार का मुकाबला पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए कैसे दिख रहा है? देखिए, मधुबनी में पिछले 2 चुनाव से लालटेन जगमग कर रहा है। इस बार आरजेडी का इरादा हैट्रिक लगाने का है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का जो समीकरण है वो जो है एक स्ट्रांग दिखता है, और बहुत ही टैक्टिकली आरजेडी ने जो है इस सीट पर जो है अपना अधिकार जमाया है कि MOI को इंटैक्ट रखते हुए वैश्य कैंडिडेट उतारकर उन्होंने जो एक समीकरण रचा, उसमें जो है उससे पार पाने में अभी बीजेपी पिछले 2 चुनाव से असफल जान पड़ती है। देखिए, जब आप मधुबनी की बात करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग की भी बात होती है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, मखाना के पैदावार के लिए भी मधुबनी जो है वो जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी जो है चुनावी अखाड़े में जबरदस्त होती है। अगर आप मधुबनी की बात कीजिए तो यहाँ पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, और हरिनाथ मिश्रा कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो मधुबनी के पहले विधायक बने थे। मधुबनी में अगर आप जातीय समीकरण को देखिएगा तो यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या अच्छी है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी उतनी ही अच्छी है। तो इस वजह से यहाँ का चुनाव जो है वो आपको बहुत रोचक बनता है। इनफैक्ट मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 22.5% से ज़्यादा हैं, और इसीलिए यहाँ पर AIMIM की एंट्री होने जा रही है। अब AIMIM की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी होगी, ये समझा जा सकता है। और AIMIM के जो प्रत्याशी संभावित हैं वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो ओवैसी की पार्टी इस बार कई सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का इरादा कर रही है, तब से जब से कि उसको महागठबंधन में जगह नहीं दी गई है। तो वो कई सीटों पर अब मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, कई सीटों पर वो आरजेडी का खेल खराब भी कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच जनसुराज भी यहाँ पर जो है पूरा जोर लगा रहा है। अब उसके जो प्रत्याशी हैं वो किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अगर ब्राह्मण कैंडिडेट देंगे तो नेचुरली बीजेपी को नुकसान होगा, और अगर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो वो नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। अगर आप मधुबनी विधानसभा सीट को देखें तो इसको आप 3 कालखंड में बांट कर देखिए। पहला 1951 से 1967 के बीच में, हर कालखंड में एक पार्टी का दबदबा रहा है। पहले जैसे 1951 से 1967 में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच मुकाबला हुआ। कांग्रेस का दबदबा साफ तौर पर यहां दिखता है। जो कुल 4 चुनाव हुए उसमें 3 बार कांग्रेस जो है वो चुनाव जीतने में सफल रही, 1 बार निर्दलीय चुनाव यहां पर जीते। फिर जो दूसरा कालखंड आता है 1969 से 1995 के बीच का, ये जो कालखंड था, मुकाबला अभी भी कांग्रेस वर्सेस समाजवादी सोच वाली पार्टियों के बीच ही होता रहा। लेकिन इस बार जो वर्चस्व की बात थी, जहां पिछले कालखंड में कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, इस कालखंड में सोशलिस्ट पार्टियों का जो है वो दबदबा दिखा। जो 7 चुनाव हुए इस दौरान, उसमें 5 में समाजवादी सोच वाली पार्टियां चुनाव जीतने में सफल रहीं, तो 1 बार निर्दलीय और कांग्रेस को सिर्फ 1 कामयाबी यहां पर मिली। मुकाबला वही सोशलिस्ट वर्सेस कांग्रेस ही चला। लेकिन 2000 से एक नया कालखंड शुरू होता है, और यहां पर बीजेपी की एंट्री होती है और कांग्रेस का
एग्जिट होता है। और इस यहाँ पर अब मुकाबला जो है बीजेपी वर्सेस सोशलिस्ट पार्टियों के बीच हुआ। इनफैक्ट बीजेपी वर्सेस अगर आप देखें तो यहाँ पर आरजेडी का मुकाबला देखने को मिला। हालांकि पिछली बार वीआईपी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, तब वो एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन कैंडिडेट उसको बीजेपी से ही उस वक्त लेना पड़ा था। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो 6 चुनाव 2000 से 2020 के बीच हुए हैं उसमें 4 बार बीजेपी सफल रही है और आरजेडी को 2 बार कामयाबी मिली है। इस दौरान 4 बार बीजेपी और आरजेडी की भिड़ंत हुई, जिसमें 3 बार कमल खिला और 1 बार लालटेन जला। कुल 17 चुनाव अब तक मधुबनी में हो चुके हैं। बीजेपी का कमल मधुबनी में 4 बार खिला है, कांग्रेस 4 बार चुनाव जीतने में सफल रही है, तो आरजेडी का लालटेन भी 2 बार मधुबनी में जगमग हुआ है। जनता पार्टी को भी 2 बार कामयाबी मिली है, तो निर्दलीय भी 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। जनता दल, पीएसपी और एसएसपी एक बार यहां से चुनाव जीती है। अगर आप सफलतम उम्मीदवार की बात करें जिन्होंने मधुबनी का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक बार किया है, तो रामदेव महतो हैं, जिन्होंने कि 4 बार मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। ये चीजें यहाँ पर आपको दिखती हैं। अब अगर हम यहाँ पर आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो क्या कुछ दिखता है। साल 2010 की अगर हम बात करें तो रामदेव महतो जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार थे और आरजेडी से नैयर आजम जो है वो प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने भी प्रत्याशी यहां पर दिया था। यहां पर जब आप मधुबनी में देखिएगा तो मुकाबला जो है वो कांटे का हुआ है। बहुत क्लोज फाइट मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है और बहुत रोचक मुकाबला जो है वो यहाँ का होता है। 2010 में रामदेव महतो को 44,817 वोट आए, 37% वोट, और नैयर आजम जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको 44,229 वोट आए। तो जो मार्जिन रहा दोनों के बीच में 588 वोटों का रहा सिर्फ, और इसी अंतर से बीजेपी के रामदेव महतो चुनाव जीतने में सफल रहे। कांग्रेस प्रत्याशी को तब अगर आप देखिए तो 10,291 वोट आए थे, 8.5%, और मोहम्मद अब्दुल्ला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको 6,000 वोट आए, 5% के बराबर। तो अगर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे होते तो परिणाम बदल सकता था। फिर साल 2015 आता है, महागठबंधन बन चुका था, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये सीट आरजेडी को लड़ने के लिए दी गई और आरजेडी ने यहीं पर वो मास्टर स्ट्रोक चला। पिछले चुनाव में जहां उसने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, इस बार जो है उसने वैश्य कैंडिडेट उतारा। समीर कुमार महासेठ को उन्होंने टिकट दिया और उनको जिम्मेदारी दी कि वो मधुबनी में लालटेन जलाएं। रामदेव महतो बीजेपी के कैंडिडेट थे, आमने सामने का मुकाबला हुआ और यहां पर 76,823 वोट लेकर समीर महासेठ आए, 45.27% वोट। रामदेव महतो को 69,516 वोट मिले, लगभग 41% वोट। तो भले मुकाबला आमने सामने का था, महागठबंधन था, लेकिन बावजूद इसके एक तगड़ी फाइट हुई, क्लोज फाइट हुई और उसमें 7,307 वोटों से समीर महासेठ जीतने में सफल रहे और मधुबनी में पहली बार लालटेन जला। 2020 में जो है फिर से समीर महासेठ ही आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। इस बार भाकपा माले और कांग्रेस गठबंधन में थे, तो दूसरी तरफ जो है एनडीए की तरफ से ये सीट वीआईपी को दी गई और सुमन कुमार महासेठ जो बीजेपी के विधान पार्षद रह चुके हैं वो यहाँ पर वीआईपी के उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरे।
लेकिन वो चुनावी मैदान में उतरे तो यहाँ एलजेपी ने भी ताल ठोक दी। अरविंद कुमार पुरवे जो है वो यहाँ पर मैदान में आते हैं और रामदेव महतो टिकट कटने के बाद बागी बन जाते हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि एलजेपी और रामदेव महतो की वजह से वीआईपी को हार का सामना करना पड़ा। समीर कुमार महासेठ को 71,332 वोट आए, मतलब कि 38% वोट। सुमन कुमार महासेठ को 64,518 वोट आए, मतलब 34.4% वोट। अरविंद कुमार पुरवे जो एलजेपी के कैंडिडेट थे उनको 15,818 वोट आए, 8.4% वोट। और रामदेव महतो को आए 8,247 वोट, मतलब 4.41% वोट। तो समीर महासेठ और सुमन महासेठ के बीच जो वोटों का डिफरेंस रहा वो 3.8% के आसपास, 3.6% के आसपास रहा इनफैक्ट। और यहां पर समीर कुमार महासेठ 6,814 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अब समझिए कि जीत 6,814 वोटों की, अरविंद पुरवे को आए 15,818 और बीजेपी के बागी रामदेव महतो को आए 8,247। तो दोनों में से कोई भी वोट अगर वीआईपी की तरफ जाता तो परिणाम बदल सकता था। हालांकि इस बार जो एनडीए है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव में यहां से बीजेपी के अशोक कुमार यादव को जो है यहां पर 55.25% वोट आए हैं और उन्होंने मोहम्मद अली अशरफ फातमी को जो है यहां पर पीछे छोड़ा है मधुबनी विधानसभा में 34,103 वोटों से। तो यहां पर अगर आप समीकरण देखेंगे तो वो एनडीए को सपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन तब ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है एनडीए के पक्ष में जब आप एम या वाई में से कोई कैंडिडेट हो, तब ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप यहां पर दावेदारों की बात करें कि कौन कौन से दावेदार हैं, तो आरजेडी से तो समीर कुमार महासेठ का टिकट पूरी तरह से कंफर्म है। जब सरकार बनी थी उनकी जेडीयू के साथ अभी, तो वो मंत्री भी बनाए गए थे, आरजेडी के वैश्य चेहरा हैं, तो उनका टिकट जो है वो कंफर्म है। लेकिन अगर आप देखें कि और कौन कौन दावेदार हैं, तो देखिए एलजेपी से अरविंद कुमार पुरवे लड़े थे, वो भी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं कि ये सीट एलजेपीआर को जानी चाहिए। अगर बीजेपी की बात कीजिए तो रामदेव महतो तो एक दावेदार हैं ही, चूंकि उनकी वापसी हो चुकी है बीजेपी में 2022 में, तो वो एक दावेदार हैं। इसके अलावा अमरनाथ प्रसाद, ये बाबू बरही से 2020 में चुनाव लड़े थे, वो आपको एलजेपी के टिकट पर। इसके अलावा प्रोफेसर किरण कुमारी झा हैं, बीजेपी से पिंटू मिश्रा भी हैं, ये सारे जो हैं बीजेपी के दावेदार हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि सुमन कुमार महासेठ क्या करेंगे। पिछली बार वो वीआईपी के कैंडिडेट थे, तो वीआईपी एनडीए में थी तो उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिला। इस बार लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने जो है झंझारपुर से लड़ लिया है वीआईपी के टिकट पर, लेकिन चूंकि यहां से समीर कुमार महासेठ लड़ेंगे तो फिर सुमन महासेठ का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि वो बाबू बरही की तरफ शिफ्ट हो जाएं और वहां से वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। अब एआईएमआईएम के भी एक संभावित प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष हैं मधुबनी के राशिद खलील, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं और आरजेडी के विधायक के ऊपर कड़े प्रहार भी करते हुए सुने जा सकते हैं। तो ये भी आप मानकर चलिए कि यहां से ओवैसी की पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच जनसुराज से इंद्रशेखर झा का नाम सामने आ रहा है, जो जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी के कोर वोट में डेंट मार सकते हैं। तो जहां एआईएमआईएम जो है आरजेडी का नुकसान कर सकता है, तो अगर जनसुराज से इंद्रशेखर झा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो बीजेपी का नुकसान करते हुए दिख सकते हैं। ये चीजें हुई। हालांकि और भी कुछ
कुछ उम्मीदवार हैं यहाँ पर जनसुराज से, तो देखना है कि कौन से उम्मीदवार को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाता है, किस दावेदार को, ये देखना दिलचस्प होगा। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो जो एससी वोटर्स हैं वो 13.16% हैं, मुस्लिम वोटर्स 22.6% हैं, और यही वो वजह है जो AIMIM को मधुबनी में चुनाव लड़ने के लिए टेम्प्ट कर रहा है। और यहाँ पर उसके उनके संभावित दावेदार राशिद खलील जो है वो चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यादव यहाँ 8 से 9% हैं, तो MY जो है वो 30.5 से 31% के आसपास है। राजपूत 2 से 3%, भूमिहार 2 से 2.5%, और ब्राह्मण यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं 16 से 17% के आसपास। तो जो सामान्य जाति के वोट हैं वो 19 से 20% के आसपास पहुंचते हैं। कुशवाहा, कुर्मी और धानुक को अगर आप जोड़ लीजिए तो 8.5 से 9.5%। तो KKD का आंकड़ा है जिसमें धानुक जो है लगभग 7% के आसपास होंगे। वैश्य यहाँ 10 से 11% हैं। तो जो जातियां NDA को परंपरागत रूप से वोट करती हैं उनका आंकड़ा 38 से 40% के आसपास जो है पहुंचता है। लेकिन इसमें जो वैश्य वोटर्स हैं 10 से 11%, चूंकि समीर महासेठ यहाँ कैंडिडेट होते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा 60% 70% जो है वो निकलकर समीर महासेठ की तरफ शिफ्ट होता है। और इस वजह से जो है बीजेपी का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो 30-32% के आसपास आ जाता है। और फिर अन्य OBC EBC यहाँ पर 13 से 15% हैं, जिसमें मल्लाह वोटर 6.5 से 7.5% हैं। इस सीट पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जो धानुक वोटर्स हैं वो 7% और मल्लाह भी लगभग उतने ही 6.5 से 7.5%। तो ये जो 13-14% का आंकड़ा है ये निर्णायक साबित होगा, क्योंकि देखिए मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए आरजेडी के, वो धानुक वोटरों को कितना आरजेडी की तरफ ट्रांसफर कर पाते हैं ये उनकी भी परीक्षा होगी और मुकेश सहनी की भी परीक्षा होगी, क्योंकि ये 13-14% वोटों का सवाल है जो कि धानुक वोटर्स और मल्लाह वोटर्स के बीच में है। तो कुल मिलाकर मधुबनी में एक बार फिर से आपको नेक टू नेक फाइट ही देखने को मिलेगी। अब उसमें बाजी किसके हाथ लगती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये मधुबनी की जंग थी और मधुबनी में कौन बाजी मारता है इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। कैंडिडेट कौन होंगे और कौन किसको डेंट लगाता है ये भी आपको समय समय पर हम बताते रहेंगे।